नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हम अब इस कहानी के आखिरी भाग में पहुंच चुके हैं। 20 साल बाद अब ओडिसियस घर लौट रहे थे। फेशियंस के राजा अपने वादे के मुताबिक ओडिसियस के लिए एक जहाज प्रस्तुत करते हैं और उनकी बहादुरी का पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक बड़े से बक्से में कई कीमती तोहफे और सोने की मोहरें भर कर देते हैं। जब वो जहाज इथाका के तट पर पहुंची तो ओडिसियस के मन में शंका थी कि 20 साल बाद अब वो घर लौट रहे हैं। पता नहीं लोग उन्हें अब पहले की तरह चाहते होंगे या नहीं। इसीलिए उन्होंने जहाज को उस द्वीप के एक सुनसान इलाका में रुकने के लिए कहा और अपना सामान लेकर वहीं उतर गए। फिर वहां वो अपने सारे कीमती सामान और कपड़े एक गुफा में छिपाकर अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर वो आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक कुटिया मिली जिसके आसपास बहुत से सूअर घूम रहे थे। ये कुटिया दरअसल ओडिसियस के पुराने वफादार नौकर यूमेस की थी। ओडिसियस के इथाका छोड़ने के बाद कई बदमाशों ने रानी पेनेलोपी को पाने की आस में महल पर कब्जा जमा लिया था और उन्होंने ही राजा के वफादार को महल से धक्की मारकर निकाल दिया था, जिसके बाद वो यहाँ दूर अपनी एक कुटिया बनाकर सूअर पालकर अपना गुजारा कर रहे थे। राजा के वफादार उन्हें भले ही पहचान नहीं पाए, मगर वो ओडिसियस को अपनी कुटिया के अंदर ले गए और उन्हें रात का खाना दिया और उनसे कहा कि रात वो वहां रुक सकते हैं। वो पूरी रात दोनों ने बहुत सी बातें की। यूमेस ने ओडिसियस को बताया कि कैसे उनका राजा 20 साल पहले अपने दूध पीते बच्चे, अपनी रानी और इस द्वीप को छोड़कर जंग में चले गए थे। सबको लगता है कि अब वो नहीं रहे और इसीलिए सब रानी पेनेलोपी से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं और उस महल में कब्जा जमा लिया है। उनका बेटा टेलेमाकस, जो अब एक नौजवान हो गए हैं, अपने पिता को ढूंढने जहाज लेकर निकले थे, मगर कहीं भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। अब वो किसी भी दिन इथाका लौटने वाले हैं और ये बात पेनेलोपी के चाहने वालों को पता है। इसीलिए उन्होंने उसे महल जाने के रास्ते में ही मार डालने का षड्यंत्र रचा है। ओडिसियस ने ये सब कुछ सुनने के बाद भी उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई। अगले दिन सुबह वो राजधानी के रास्ते निकल पड़े। उसी दौरान राजकुमार टेलेमाकस भी उस रास्ते से आ रहे थे। वो बहुत चालाक थे और उन्हें उस षड्यंत्र की भनक लग गई थी। बाप या बेटा में से किसी ने भी जब एक दूसरे को नहीं पहचाना तो देवी अथेना वहां प्रकट हुई और ओडिसियस की उम्र 20 साल कम कर दी और उनके फटे पुराने कपड़ों को बेशकीमती कपड़ों में बदल दिया ताकि राजकुमार अपने पिता को पहचान सके। उन्हें देखकर टेलेमाकस चौंक गए और उन्हें ये एहसास हुआ कि ये जरूर किसी देवी या देवता का संकेत है कि यही उसके खोए हुए पिता है जिन्हें वो ढूंढने निकले थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोया और फिर उन्होंने एक योजना बनाई। टेलेमाकस अकेले ही महल वापस जाएंगे, मगर ओडिसियस, जो अब फिर से बूढ़े हो चुके थे, यूमेस के साथ मिलकर दूर से उन पर नजर रखेंगे और उनके पीछे पीछे चलेंगे। महल में चाहे कोई उन्हें कुछ भी कहे, वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे और बदला लेने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करेंगे। उस दिन भेष बदलकर जब वो महल की ओर रवाना हुए तो रास्ते में ओडिसियस को उनका एक पुराना नौकर दिखा जो बकरियों की देखभाल करता था, मगर अब उसका रवैया बदल चुका था। बूढ़े यूमेस को उसने कहा, एक गंदगी दूसरे गंदगी को उठाकर महल जा रहा है। बुढ़े, वहां उसे सिर्फ मार मिलेगी और कुछ नहीं। ये बातें सुनकर ओडिसियस को बड़ा मन कर रहा था कि वो खुद ही उसे मारे, मगर उन्होंने अपने गुस्से को काबू किया और चुपचाप आगे बढ़ गए। महल के थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक कचरा का ढेर दिखा, जहां एक बूढ़ा कुत्ता
अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो दरअसल ओडेसियस का लाडला और वफादार कुत्ता आर्गोस था। महल पर जब पेनेलोपी के चाहने वालों ने कब्जा कर लिया तब आर्गोस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने उसे महल से बाहर फेंक दिया। अपने जवानी में ये एक तेज शिकारी हुआ करता था, मगर अब इस कचरे के ढेर में पड़ा ये कुत्ता अपने मालिक के वापसी के आस में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ओडेसियस जैसे ही उसके पास गए, आर्गोस ने उन्हें सूंघकर पहचान लिया। उसने बड़ी मुश्किल से एक बार अपना सिर उठाया और अपने पूंछ को हिलाया। ओडेसियस ने झुककर आर्गोस के सिर को सहलाया और 20 साल बाद आखिरी बार अपने मालिक को देखकर आर्गोस ने खुशी खुशी अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लिया। ओडेसियस को बहुत रोना आ रहा था और साथ ही साथ गुस्सा भी, मगर वो अपने जज्बातों को छिपाते हुए महल के अंदर चले गए। महल के अंदर ओडेसियस ने देखा पेनेलोपी के चाहने वाले सारे मिलकर खाना खा रहे थे। वो एक के बाद एक सबके पास जाकर खाना मांगने लगे। किसी किसी ने अपनी थाली से खाना उठाकर उसे दे दिया। ज्यादातर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, मगर उनमें से एक ने यूमेउस से कहा, ए बुढ़े, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस गंदगी को उठाकर तुम महल के अंदर तक चले आए। अब जिस कचरे से इसे उठाया है वहीं जाकर फेंक दो, वरना मैं मार मार कर इसका बुरा हाल कर दूंगा। जिसे सुनकर यूमेउस ने कहा, मेरे मालिक ओडेसियस बड़े ही दयालु थे और बड़े बूढ़ों की इज्जत करते थे। ये उन्हीं का महल है और आज जो खाना आप खा रहे हैं, जो मदिरा आप पी रहे हैं, वो भी उन्हीं का है। अगर आज वो यहाँ होते तो वो जरूर इन्हें कुछ खाने को देते। जिसे सुनकर वो आदमी गुस्से में आ गया और बोला, एक सुअर पालने वाले के मुंह से बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। ये कहकर उन्होंने एक चेयर उठाकर ओडेसियस के ऊपर फेंका, जो सीधे उनके कंधे पर जाकर लगा। इस घटना के बाद वहां बैठे सभी उन पर हंसने लगे और उन पर खाना फेंकने लगे, मगर तब भी ओडेसियस चुप रहे और अपना सिर नीचे करके यूमेउस के साथ महल के अंदर चले गए। वहां यूमेउस को ओडेसियस की बूढ़ी धाई माँ मिली, जो बचपन में ओडेसियस की देखभाल किया करती थी। उन्होंने उससे कहा, ये बहुत दूर से यहाँ आए हैं, सफर करके काफी थक गए हैं। क्या आप इनका हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी का बंदोबस्त करेंगी? बूढ़ी धाई माँ गर्म पानी लाकर ओडेसियस के पैर धोने बैठ गई, जिस दौरान उनके पैर पे उन्हें एक पुरानी चोट का निशान दिखा। ये चोट ओडेसियस को अपनी जवानी में सुअर का शिकार करने के दौरान मिला था और इस चोट के निशान को वो बूढ़ी धाई माँ अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि उस दौरान उन्होंने ही ओडेसियस का देखभाल किया था। उस निशान को देखकर वो रो पड़ी और कहा, मेरे मालिक, आज इतने सालों बाद आखिरकार आप हमारे पास लौट आए। मैं अभी रानी पेनेलोपी को ये खबर सुनाती हूँ, वो खुशी से पागल हो जाएंगी। मगर ओडेसियस ने उन्हें रोककर कहा, अभी नहीं, किसी को ये पता न चल पाए कि मैं महल वापस आ गया हूँ। जब तक मैं ना कहूँ किसी को कुछ मत बताना। बूढ़ी धाई माँ ने अपने आंसू पोंछे और कसम खाई कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी। जब ओडेसियस वापस जा रहे थे तो दिखावे के लिए उन्होंने जमीन में थूककर चीखते हुए कहा, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। उस दिन शाम को महल के बाहर बैठकर ओडेसियस अपने दुख में डूबे हुए थे कि अचानक वहां सच में आयरस नाम का एक भिखारी आ गया। ये बड़ा ही चालाक था और मौका मिलते ही महल से चोरी करता था। ओडेसियस को देखते ही वो खफा हो गए और कहा, ए बूढ़े, जल्दी यहाँ से निकल, वरना बहुत मारूंगा। अब ओडेसियस का सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने आयरस से कहा, ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं बस यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने तो तुम्हें कुछ किया भी नहीं। अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर आयरस हैरान रह गया और फिर चीखने लगा, तू मुझे धमकी दे रहा है क्या बुढ़े? महल पर कब्जा किए हुए लोगों ने जब इन दोनों का झगड़ा सुना तो उन्हें बड़ा मजा आया। उन्होंने दोनों को महल के अंदर बुला लिया, एक दूसरे से लड़वाने के लिए।
सबको लगा आयरस ही जीतेगा और सब उसी पर पैसे लगाने लगे। मगर जैसे ही ओडिसियस ने अपने कपड़े उतारे और सीधे खड़े हुए, सब हैरान रह गए क्योंकि वो एक सांड जितना बलवान थे। एंटिनोस, वो आदमी जिसने सुबह ओडिसियस के ऊपर चेयर फेंक कर मारा था, उसने अपने सारे पैसे ओडिसियस पर लगा दिए और आयरस से कहा, हमारा खाना खा खा कर तू बस मोटा ही हुआ है, आज तो तू गया। जाहिर सी बात है, ओडिसियस के एक मुक्के से ही आयरस बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ नौकरों ने उसका पैर पकड़कर घसीटते हुए उसे बाहर ले आए और उसे उस कचरे के ढेर में फेंक दिया जहां बूढ़े आर्गोस की लाश पड़ी हुई थी। सबने अपने थाली से थोड़ा थोड़ा मांस ओडिसियस को तोहफे के रूप में दिया, मगर एंटिनोस ने उससे कहा, ये बस एक तुक्का था, खुद को ज्यादा महान समझने मत लग जाना, वरना तू भी महल से बाहर फेंकवा दिया जाएगा। उस दिन रात को जब सब सो गए तो ओडिसियस छिपकर अपने बेटे से मिले और कहा कि वो अपनी माँ से तीरंदाजी की एक प्रतियोगिता रखने को कहे कि जो कोई भी ओडिसियस के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर एक सीधा बाण मार पाएंगे, रानी पेनेलोपी उसी से शादी करेंगी। अब यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है। ओडिसियस के जाने के बाद जब सभी रानी पेनेलोपी से जबरदस्ती शादी करना चाह रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक अद्भुत शर्त रखी थी कि उनका शादी का जोड़ा वो खुद बनाएंगी और जब तक वो बन नहीं जाता वो शादी नहीं करेंगी। पूरा दिन वो दिखावे के लिए एक शादी के जोड़े पर सिलाई बुनाई का काम करती और रात होते ही सारे सिलाई खोलकर उसे खराब कर देती। ऐसे ही उन्होंने 20 सालों तक अपने चाहने वालों को अपने से दूर रखा था। पर टेलेमाकस का ये प्रस्ताव भी उन्हें पसंद आया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पति जितना कोई और इतना बलवान नहीं कि उस धनुष को उठा भी सके। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें लगा इस प्रतियोगिता द्वारा अब वो एक एक करके सभी को इस महल से भगा देंगी। अगले दिन सुबह इस प्रतियोगिता की घोषणा करके सभी को बुलाया गया। एक के बाद एक आए और गए, किसी से भी वो धनुष उठाया तक नहीं गया। अंत में एंटिनोस आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस धनुष को उठा तो लिया, मगर उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। अपमानित महसूस करते हुए और गुस्से में आकर उसने कहा, वो चालाक पेनेलोपी अच्छा चाल चली है। किसी भी इंसान के लिए इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना नामुमकिन है। जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता था वो तो मर गया, इसीलिए जानबूझकर उसने ये प्रतियोगिता रखी। जिसे सुनकर ओडिसियस आगे आए और उन्होंने कहा, एक समय था जब मैं अच्छा शिकारी हुआ करता था। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कोशिश करके देखूं। वहां खड़े सारे लोग ये बात सुनकर हंसने लगे, मगर एंटिनोस ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरे लिए इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हुए तो मैं तुम्हें तोहफे में सोने की मोहरें दूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारे आखिरी सांस निकलने तक मैं तुम्हें मारता रहूंगा। ओडिसियस ने चुपचाप उस धनुष को जमीन पर सीधा खड़ा किया और बड़े ही आसानी से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया, जिसे देख सभी समझ गए कि ये बूढ़े भिखारी असल में कौन है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सामने रखे बाणों को उठाकर ओडिसियस एक के बाद एक उन्हें मारने लगे। कुछ लोगों ने उन पर तलवार से हमला करने की कोशिश की, मगर वो ओडिसियस के तेज बाणों के सामने नहीं टिक पाए। जब टेलेमाकस और ओडिसियस के अलावा वहां और कोई जीवित नहीं बचा तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ और अपनी माँ से कहो कि मैं वापस आ गया हूँ। पेनेलोपी इतने सालों बाद ओडिसियस को देखकर निश्चित नहीं हो पा रही थी कि असलियत में ये उनका पति है या कोई बहरूपिया। उनको झिझकते देख ओडिसियस ने कहा, पेनेलोपी, तुम मुझ पर संदेह कर रही हो, ये वाकई में मैं हूँ। मगर उनकी बातों से पेनेलोपी संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने ओडिसियस को परखने के लिए नौकरों से कहा कि राजा के कमरे में जो बिस्तर है उसे उठाकर दूसरे कमरे में लगाया जाए ताकि ये वहां आराम कर सके। जिसे सुनकर ओडिसियस ने हंसते हुए कहा, मुझे परख रही हो पेनेलोपी?
अगर वो बिस्तर सच में मेरा है तो उसे वहां से हटाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसका एक स्तंभ एक ऑलिव का पेड़ है जो उस वक्त उसी स्थान पर था जब मैं अपने हाथों से उस कमरे को बना रहा था। अब पेनेलोपी को यकीन हो गया और वो ओडेसियस को गले लगाकर रोने लगी और 20 साल बाद अपनी पत्नी को अपनी बाहों में पाकर ओडेसियस भी खुशी के आंसू रोने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।